नमस्कार मित्रों, अपने इस चैनल में मैं सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज की प्रस्तुति में लेकर आया हूं एक हिंदी की कहानी, जिसके लेखक हैं नरेंद्र जैन जी। नरेंद्र जैन जी की कहानी का शीर्षक है समापन। कई दिनों से प्रवास टालता जा रहा था मैं। वहाँ गए एक लंबा अरसा बीत चुका था। लगने लगा था कि मात्र रेलगाड़ी में बैठकर ही वहाँ आसानी से नहीं पहुँचा जा सकता। वह एक लंबी सुरंग थी, अंतहीन और घटनाक्रमों से भरी हुई। वहाँ प्रविष्ट होते ही कहीं गुम हो जाने का खतरा था। उम्र के ऐसे पड़ाव पर वह माधव ही कहीं खो गया लगता था। वह तार जो पिछले 44 वर्षों से मुझे उस स्थान से बांधे हुए था, मकड़ी के जाले की तरह उलझ कर रह गया था। खाट पर लेटा हुआ मैं अगली सुबह रेल से निकल पड़ने की चिंता में डूबा हुआ था। मुझे पता ही नहीं चला वह कब कमरे में आया। भों भों भों, दोनों हथेलियों की ओट में अपना मुंह कर वह चीखा। मुझे डराना और फिर डरा हुआ जानकर तालियां पीटना उसका प्रिय शगल था। वह उचक कर मेरी पीठ पर सवार हो गया। पता है आज क्या हुआ? संकल्प से मेरी लड़ाई हुई। हमने इकट्ठी कर ली। अच्छा बताओ, तुम में कितनी ताकत है? क्या सुपरमैन को पीट सकते हो तुम? उसके नन्हे हाथ मेरे गले के इर्द गिर्द थे। अच्छा, तुम्हारी पीठ खुजा दूं? 1 रुपया लूँगा। अच्छा, गुल्लक के लिए 25 पैसे ही दे दें। और सुनो, अगर तुम्हें जाना है तो कल रेलगाड़ी से मत जाना। कहीं तुम्हारी रेल उलट गई तो? पता है, कल रात ही मुझे रेल के उलट जाने का सपना दिखा। अच्छा बताओ, दुनिया में पहले कौन आया था? टीनू पहले आई या मैं? मैं खामोश ही रहा। उसके सवाल जवाब बदस्तूर चलते ही रहे। रति को यह जानकर कोफ्त ही हुई कि टीटू ने रेल के उलट जाने का सपना देखा है। उसके प्रति मेरे लगाव को लेकर भी वह हमेशा चिढ़ और दुविधा का शिकार होती रही है, वह मैं जानता था। वैसे भी उस सपने को लेकर चिंतित हो उठना निरर्थक ही था, लेकिन मुझ में साहस नहीं कि उसकी सोची विचारी किसी भी बात को हंसी में उड़ा दूं। आज सोचता हूँ तो लगता है कि आदमी बच्चा पैदा करके कितनी बड़ी जहमत मोल ले लेता है। रास्ते के सारे छोटे बड़े स्टेशनों के नाम जानता हूँ। वो एक एक कर गुजर रहे हैं। जौलखेड़ा गुजरा है, अब परमंडल आएगा, फिर पंखा। मेरा गंतव्य अब आने को ही है। पंखा से 2-2.5 मील। वहाँ कल तक जो चलता फिरता सांस लेता रहा, उसी की तस्वीर फ्रेम में मढ़कर दीवार पर टांग दी गई होगी। तस्वीर पर डली माला के फूल मुरझा चुके होंगे। धूल ने शुरू कर दिया होगा अपना परत बिछाने का काम। अध्याय का समापन इसी तरह होता है। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन और उसके बाद सब व्यस्त हो जाते हैं रोज़मर्रा की दिनचर्या में। सुबह उठकर ही मैं ब्रज के यहाँ गया। ब्रज की उपस्थिति जैसे कोई सुरक्षा कवच थी, कोई ढाल थी, छिपने की कोई ओट थी।
वह भीतर कमरे में लेटा हुआ था। अंधेरा फैला हुआ था। ब्रज की आवाज़ मैंने सुनी, अरे तुम कब आए? लकड़ी की पुरानी कुर्सी पर मैं बैठ गया। ब्रज सामने आया तो मैंने आत्मीय भाव से उसे देखा। उसे देखकर ध्यान आया कि बचपन में उसकी नाक छिदवा दी गई थी। वह छेद अब भर गया था, लेकिन उसका निशान नाक पर देखा जा सकता था। ब्रज की दाढ़ी बढ़ी हुई थी। बैठक से वह चिल्लाया, गोलू 2 गिलास पानी लाना। लड़का पानी लेकर आया तो मैं उसे देखता रह गया। वह ब्रज की ही अनुकृति थी जैसे। गिलास रखकर वह दौड़ता हुआ बाहर चला गया। मैं जानता था कि ब्रज के साथ कोई खास बात नहीं की जा सकती। यह सोचकर ही राहत हुई कि वहाँ खामोश बैठकर मैं बचपन के प्रसंगों को याद करता रह सकता हूँ। भैया, अपनी जगह रहते हुए कोई तरक्की नहीं कर सकता। तुमने अच्छा किया कि काम के सिलसिले में बाहर निकल गए। यहाँ रहते तो जाने क्या हसर होता। ब्रज के शब्द सुनकर उसके प्रति वितृष्णा का भाव उभर आया। बड़े बूढ़ों की तरह जब ब्रज ने मेरी तनख्वाह, बच्चों की शिक्षा और उसकी शिक्षा का माध्यम जैसे सवाल पूछे तो एक बारगी मुझे लगा कि वहाँ से बाहर निकल आना चाहिए। परिस्थितियों के दबाव में ब्रज जैसे मित्र को आता देखकर उसे महसूस हुआ कि अब कुछ भी नहीं बचाया जा सकता। मुझे लगा कि जवान होते हुए भी ब्रज कक्का की श्रेणी में रखा जा सकता है। कक्का ने जब मेरे वेतन की जानकारी ली तो यह जानकर ही वे संतुष्ट नहीं हुए कि मेरा वेतन 1500 रुपये है। ऊपर की कमाई जैसे जुमले का प्रयोग कक्का ने बेहद भद्दे ढंग से किया था। ब्रज के लगातार जोर जोर से कश लगाकर सिगरेट पीने के अंदाज से ही मुझे लगा कि वह कहीं न कहीं वैचारिक उलझन का शिकार है। मुझे खूब पता था कि ब्रज के बाबा उसके नाम लंबी चौड़ी जायदाद छोड़ गए थे। अब उसका संकट यह था कि मकानों, किराएदारों और खेत खलिहानों की देखभाल ने ही उसे असमय बूढ़ा बना दिया था। उसका मकान मेरे लिए किसी किले से कम न था। उसमें कमरों की भरमार थी। सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ, आले ही आले, अलमारियाँ ही अलमारियाँ, जंगले ही जंगले और अनाज से भरे बोरे ही बोरे। बैठक की दीवार पर वर्षों पुरानी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थी। पहली तस्वीर के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, लाला बिंदादीन जायसवाल, जन्म 1880, स्वर्गवास 1937। तस्वीर में लाला बिंदादीन का चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा था, अलबत्ता उनकी घनी मूछें थीं। आले में एक दिया जल रहा था। बैठक से एक लकड़ी की सीढ़ी पहले माले की ओर जाती थी। बचपन में मैं कितनी ही बार सीढ़ी से दूसरे और तीसरे माले तक गया था। धूप, उजाले और ठंडक से भरे कुछ दृश्य स्मृति में कौंधे। कि घर की ज्वार की रोटी और अंबाड़ी की भाजी, लकड़ी की टाल में तेज कुल्हाड़ियों से लगातार लकड़ी चीरते शंकर और रोनिया, गांजे भांग की पोटली और छोटी सी तराजू लिए गांजा भांग तोलते ब्रज के पिता लालटेन की रोशनी में कथा पढ़ते हरविलास, तेज हवा में उड़ते धूल के बगुले, संगमरमर के गोमुख से गिरती पानी की धार,
ताप्ती के बीचों बीच फहराता पीला मटमैला झंडा आदि। चाय पीते हुए ब्रज निर्लिप्त भाव से मुझे देखता रहा। वह चिल्लाने लगा कि हवेली का आधा हिस्सा गिरवा कर एक बड़ा व्यावसायिक केंद्र बनाने की उसकी योजना है। उसने कहा कि 10-12 दुकानों से ही पगड़ी में इतनी रकम मिलेगी कि उनकी लागत शुरू में निकाल लेगा वह। मैं विस्फारित नेत्रों से उसे देखता ही रह गया। ऐसा लगा कि इस ब्रज को तो मैं जानता भी नहीं, और जिस ब्रज से गहरी पहचान है वह मेरी स्मृति में अब भी कहीं सुरक्षित बचा हुआ है। विदा लेते समय मेरे पूछने पर उसने कहा कि वह कहीं खास आता जाता नहीं। गली से लौटते हुए ध्यान आया कि दीवार पर लगी तस्वीर के बारे में ब्रज से पूछ ही न सका। लाला बिंदादीन जायसवाल, मैंने जोर से नाम दोहराया। वर्तमान फुअड़ हो चुका हो तो आदमी अतीत में ही अपनी दिलचस्पी का सामान ढूंढ लेता है, मैंने अपने आप से कहा। गली दूर तक चली गई थी। मैं अब भी गली से गुजर रहा था। इस वक्त टीटू से मैं सैकड़ों मील दूर था, लेकिन सहसा लगा कि वह मेरे बगल में चल रहा है। तुम यहाँ पैदा हुए थे तो यह जगह क्यों छोड़ दी तुमने? उसकी आवाज़ थी जैसे यह। पता है, हमारी बाल भारती में एक पाठ है, उसमें गांव में मेला लगा हुआ है और आकाश एकदम नीला है। अमराई में पक्षी उड़ रहे हैं, गाड़ीवान लोकगीत गा रहा है, रहट से पानी की धार फूट रही है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। शायद दुनिया को देखने का मेरा और टीटू का चश्मा एक ही नंबर का है, ऐसा लगने लगा। बस्ती के करीब पहुंचने पर लोहे की चद्दरों पर प्रहार करते हथौड़ों की लयबद्ध आवाज़ें सुनाई दी। तेजी से कदम बढ़ाए। रास्ते में पड़े एक गोल पत्थर को ठोकर मारकर हटा दिया। मुझे मालूम था कि मुझे आता देख शब्बीर हाथ में पकड़ा हथौड़ा रखकर आगे बढ़ाएगा। अपने वर्कशॉप के भीतर शब्बीर मुझसे खैरियत पूछता रहा। दूसरे कारीगर लगातार लोहे की चद्दरों को पीट रहे थे। एक बड़े गोलाकार चद्दर को गहराई में ढाला जा रहा था। गुड़ पकाने का एक विशालकाय कढ़ा तैयार किया जा रहा था। वर्कशॉप में एक और टीन की संदूकों का ढेर लगा हुआ था। उन पर रंगीन बेल बूटे बने हुए थे और किसी संदूक को हाथों में उठा लेने को जी चाहता था। रंगीन बेल बूटे वाली यह छोटी सी संदूक पाकर टीटू कितना खुश होगा, मैंने मन में सोचा। छत की सीध में खिंचे तार पर पिंजरे लटके हुए थे। मैंने उन्हें गिना, 9 पिंजरे थे। मैंने जानना चाहा कि तोते पालने वाले लोग क्या ये पिंजरे खरीदते हैं। शब्बीर ने बतलाया कि कार्तिक मेले में कम से कम 50 पिंजरे तक बिक जाते हैं। मुझे लगा कि एक पूरा दिन शब्बीर के संग ही कभी बिताऊंगा मैं। कक्षा में शब्बीर दूसरी पंक्ति की टाटपट्टी पर बैठा करता। छुट्टी की घंटी के समय अक्सर हम मीठी गोलियां खरीदते। वे गोलियां खिलौनों की तरह मिलती। छोटी उंगली के आकार की लाल, हरी, पीली तलवारें हम खरीदते। वे हूबहू तलवार की शक्ल में ढली होती। उन्हें पकड़कर लड़ने का अभिनय हम करते और झट से दांतों से चबाकर उन्हें चूर चूर कर देते। ब्रज का घर छूट चुका था और अब मैं शब्बीर के पास था। ब्रज जैसे ब्रज नहीं रहा था, लेकिन शब्बीर हर हाल में शब्बीर ही था। मेरे साथ घटित हादसे पर शब्बीर ने टूटे फूटे शब्दों में शोक व्यक्त किया। देर तक मेरा हाथ वह थामे रहा। दार्शनिक अंदाज में उसने कहा कि हमारे द्वारा बनाए गए दरवाजे
मौत देख ही लेती है और किसी दिन उन्हें खटखटाने आ पहुंचती है। वह एक क्षण रुककर उसने फिर कहा, पका फल एक न एक पल धरती पर आन गिरता ही है। शाम के धुंधलके में लौटना अच्छा ही लगा। शाम भी गोया एक कवच थी। धुंधलके में मेरी पहचान लुप्त हो गई लगती थी। राह में टकराते जाने पहचाने लोगों से बगैर रूबरू हुए आगे बढ़ा जा सकता था। राह में सिनेमा घर पड़ा, चलता फिरता सिनेमा, टूरिंग टॉकीज। एक माह तक प्रभात पट्टन में चलने के बाद वह यहाँ आया था। कपड़े के तंबू में सिनेमा लगता। दूसरे शो के समय रात को फिल्म के संवाद घरों में सुनाई देते। वह गुजरे दौर की एक सामाजिक फिल्म थी। मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि उस पुरानी फिल्म में चित्रगुप्त ने संगीत दिया था। मुझे लगा कि मृत्यु के प्रसंग में आयोजित स्त्रियों के पारंपरिक विलाप को सुनते रहने से अच्छा होगा कि मैं चित्रगुप्त का संगीत सुनूं। मुझे लगा कि मृत्यु के प्रसंग में आयोजित स्त्रियों के पारंपरिक विलाप को सुनते रहने से अच्छा होगा कि मैं चित्रगुप्त का संगीत सुनूं। सिनेमा का पर्दा मटमैला हो चुका था। कई पैबंद लगे हुए थे। जमीन पर बैठे दर्शक फिल्म की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके करीब ही जमीन पर बैठ गया। फिल्म की शुरुआत से पहले बजाई जाने वाली गणेश जी की आरती का रिकॉर्ड भद्दे सुरों में बजने लगा था। कभी कभार कोई बीड़ी के तेज कश लगाता तो अंधकार में बीड़ी की मध्यम लौ कौंध जाती। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे नरेंद्र जैन जी की कहानी समापन। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।